गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम पढ़ेंगे आज के सुबह का करंट अफेयर्स। 7:30 बजे टाइम परिवर्तित करके 7:30 बजे कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 7:30 AM सुबह 7:30 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे प्रतिदिन। चलिए तो आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है और खास करके ध्यान रखिए, इसके सारे स्टैटिक जीके के प्रश्न याद करिए। इसी से जुड़े हुए आपके स्टैटिक जीके के प्रश्न आएंगे, परीक्षाओं में अधिकतर आते हैं। अगर आप कोई भी यहां पर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, चाहे वो इतिहास से जुड़ा हो, भूगोल से, पॉलिटी से या किसी भी अन्य से जुड़ा हुआ हो, तो उसके स्टैटिक जीके और उसके बारे में 2-4 इंफॉर्मेशन लिख कर रखिए। जैसे कि ये प्रश्न है, हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? मतलब कौन सा नंबर का देश बन गया है जो भारत अभी इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हुआ है। अब यहां पर इस प्रश्न का उत्तर तो जानेंगे आप, लेकिन इसके साथ साथ इंटरपोल के बारे में जानिए। एक वैश्विक संगठन है ना, दुनिया की पुलिस के नाम से जाना जाता है इंटरपोल को। तो इंटरपोल में शामिल हुआ, तो इंटरपोल के बारे में भी, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना, ये सब बारे में जानना चाहिए और लिखना चाहिए। यकीन है बहुत सारे लोगों को इंटरपोल के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं होंगी तो इंटरपोल के बारे में जानना जरूरी हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं, कौन सा देश बन गया भारत इंटरपोल में शामिल होने वाला। और इंटरपोल जो है बाल यौन शोषण डेटाबेस, तो भारत इसका 68वां देश बन गया। इसका सही हो जाएगा बी सही उत्तर होगा। भारत 68वां देश बना है इसमें शामिल होने वाला, है ना। भारत इंटरपोल के अंतरराष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गया और इस तरीके से भारत जो है 68वां देश बना है। इंटरपोल जो ऑडियो विजुअल डेटा का उपयोग करके पीड़ितों के दुर्व्यवहार करने वाले अपराधों के दृश्यों के बीच संबंध बनाने की अनुमति देगा, और यह जो है ना भारत भी इसमें शामिल हो गया। तो इस बाल यौन शोषण डेटाबेस में भारत जो है 68वां देश बना है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अब हम जानते हैं इंटरपोल के बारे में कि इंटरपोल क्या है। एक खुफिया और जांच उपकरण डेटाबेस विशेष जांचकर्ता को बाल यौन शोषण के मामलों पर जानकारी साझा करने की अनुमति देता है ना। ये याद रखेंगे आप लोग। अगर इंटरपोल के बारे में देखें तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई थी। इंटरपोल के बारे में देखिए, इंटरपोल है ना, इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में 7 सितंबर 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां है? 7 सितंबर 1923 में हुआ कहां था ये? तो 7 सितंबर 1923 में हुआ था वियना में। वियना कहां है? ऑस्ट्रिया। लेकिन मुख्यालय यहां नहीं है। स्थापना इसकी वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी, स्थापना हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय अलग जगह है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय लियोन में है। मुख्यालय कहां है इसका? लियोन। और लियोन कहां है? फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। तो बेहद महत्वपूर्ण बात है, आप लोग जरूर याद रखना। और इसके प्रमुख कौन है भाई? तो इसके प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। इंटरपोल के अध्यक्ष के बारे में अगर हम लिखें तो इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष के बारे में अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी, ये क्या है? अहमद नासर अल रईसी ये है इंटरपोल के अध्यक्ष। तो ये बात आपको याद रखना, दुनिया की पुलिस के नाम से जानी जाती है। और इंटरपोल का जो बाल यौन शोषण डेटाबेस है, भारत इसमें शामिल हो गया और भारत इसमें शामिल होने वाला 68वां देश है। 68। इतनी बातें ध्यान रखो, आपका प्रश्न जरूर सही हो जाएगा। और ये जो स्टैटिक जीके ये कभी नहीं बदलने वाला, ये कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, ये बदलेगा। तो ये ध्यान रखिए, इसी को बोलते हैं स्टैटिक जीके। अब ये आपसे पूछा जा सकता है। वियना में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है?
94 वर्ष में एक बहुत ही अपने आप में बहुत हिम्मत का काम था। 94 वर्ष में ये प्रतियोगिता 35 वर्ष से लेकर के ऊपर के लोगों के लिए था। उसमें इन्होंने क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल जीता है। भगवानी देवी क्या जीता है? गोल्ड मेडल। प्रधानमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने क्या किया है? इनको बधाई दी है। और ये कहां हो रहा था? प्रतियोगिता कहां हो रहा था? फिनलैंड में हो रहा था। प्रतियोगिता कहां होता? फिनलैंड में। और 100 मीटर की रेस थी, इसमें भगवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भगवानी देवी का। 100 मीटर स्प्रिंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इन्होंने 100 मीटर कितने देर में दौड़ लिया भाई? ये धावक इन्होंने कितने देर में दौड़ा? मात्र 24.74 सेकंड में। 100 मीटर दौड़ जो है 24.74 सेकंड में, समझ लो। आप लोग इनका फोटो देख के जरूर एक बार सैल्यूट करिएगा। 100 मीटर 24.74 सेकंड में दौड़ा इन्होंने, है ना, भगवानी देवी ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, ये जरूर याद रखिएगा। फिनलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में भगवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता और ये समय लगाया इतना, बेहद महत्वपूर्ण है। फिनलैंड की राजधानी कहां है? हेलसिंकी। कहां है? हेलसिंकी। और यह स्कैंडिनेवियाई देश है। और फिनलैंड को बोलते हैं 1000 झीलों का देश। 1000 झीलों का देश स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में आता है। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में सिर्फ 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। यूरोपीय देश है और यह 1000 झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF, है ना, विश्व कप में किसने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ना? 10 कितने मीटर? 10 मीटर, ये ध्यान रखना है। और एयर राइफल था या पिस्टल था? पढ़ते समय ये भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एयर राइफल है। राइफल पिस्टल दोनों में होता है प्रतियोगिता। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है अर्जुन बबूता ने। किसने जीता? अर्जुन बबूता ने जीता है। कहां आयोजित हुआ था? मैंने प्रश्न में ही लिख दिया है, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। किसका? शूटिंग फेडरेशन बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, है ना। विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक अर्जुन बबूता के द्वारा जीता गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, अर्जुन बबूता के द्वारा। 23 साल के अर्जुन बबूता और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अमेरिका के लुकास कोजेनिस्की को 17-9 से हराया था। इन्होंने किसको हराया? अमेरिका के लुकास कोजेनिस्की को। इन्होंने अमेरिका के लुकास कोजेनिस्की को हराया। कितने के अंतर से हराया? 17-9 के अंतर से। और लुकास कोजेनिस्की जो है टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता हैं। इनको इन्होंने अर्जुन बबूता ने हराया और गोल्ड मेडल जीता, जो दक्षिण कोरिया में हुआ था। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता। तो विश्व कप में पुरुष में गोल्ड मेडल अर्जुन बबूता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई। ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, है ना। क्या है ये? संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला, बहुत ही एक तरीके से टेक्नोलॉजी लैस, सीधे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से लैस हो गया ये, है। आगुमेंटेड स्क्रीन, संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन, है ना, तो इसको बोलते हैं आगुमेंटेड स्क्रीन, अर्थात टेक्नोलॉजी से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? तो यह बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल।
रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन। यह प्रौद्योगिकी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के रूप में समर्पित स्क्रॉलिंग की स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ रियल टाइम डिजिटल टाइम टेबल प्राप्त करने की अनुमति देगी। मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज पॉड हॉस्टल में, यह मध्य रेलवे में आता है। कौन से रेलवे में आता है ये? मध्य रेलवे, है ना, याद रखेंगे मध्य रेलवे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आपके परीक्षा में पूछा भी जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली संगोष्ठी और प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई है? किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली। और इसको आयोजन किसने किया? आयोजन इंडियन एयरफोर्स। किसके द्वारा की गई? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी। और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, है ना, राजनाथ सिंह ने किया। और ये किया गया है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। इस पर एक प्रश्न पिछले वाले मैंने कराया था। एआई पर आधारित पहली संगोष्ठी प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्री इसमें शामिल हुए और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यह किया गया है। और इसमें राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किए। कितने? 75 स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया है इसमें। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें 75 स्पेशल प्रोडक्ट जो है रक्षा क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 75 अत्याधुनिक उत्पादों का अनावरण करेंगे जो सेना को, डिफेंस को, सेवाओं के लिए, डिफेंस सेवाओं के लिए क्या होगा, उसके लिए दिया जाएगा। तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर बेहद महत्वपूर्ण है। इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स के हमारे चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी, एयर चीफ मार्शल। और इंडियन एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आर्मी डे कब मनाते हैं? आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी आर्मी डे मनाया जाता है। और नेवी डे कब मनाते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। हाल ही में जुलाई में प्रधानमंत्री ने किस शहर में रुपए 16,800 करोड़ से अधिक विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? देखो किस शहर में, और किसने? प्रधानमंत्री ने कितने? 16,800 करोड़ रुपए से अधिक का विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। क्या किया है? देवघर, झारखंड में। देवघर कहां है? झारखंड में। वही देवघर जहां पर बैद्यनाथ धाम है। लोग कांवड़ यात्रा लेके पहुंच रहे हैं वहां पर। सावन का, आज सावन का महीना शुरू हो गया है। तो पिछले दिन से शुरू हो गया है सावन का महीना, गुरुवार से। तो देवघर लोग जल भरेंगे और जल भरकर देवघर जाते हैं। अलग जगहों पर अलग अलग लोग जाते हैं सावन के महीने में। तो देवघर भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा रिसाइकिल यहां पर पार्क भी बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक रिसाइकिल पार्क कहां बना है? देवघर, झारखंड में। तो यहां पर 16,800 करोड़ रुपए से अधिक के परियोजनाओं का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आप लोग जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर इंडिया? कमेंट करके आप लोग बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। मेरा अनुमान है कि अगर 10,000 लोगों को प्रश्न दिया जाए उसमें से 1,000 लोग जरूर गलत करेंगे। या तो गोला भरने में गलत हो जाएगा या तो पता नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में सभी लोगों को पता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पढ़ने वाले प्रतिस्पर्धी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, उनको पता नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है ना, भारत के राष्ट्रपति कौन है, पता नहीं होगा। बहुत ट्रेलर में केवल फार्म भरते हैं, वो दूसरों को मौका देते हैं। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे उसका अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। तो इसमें जो है 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। इसमें देवघर एयरपोर्ट, झारखंड के अत्याधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को इसमें चर्चा किया गया। इसमें ये पैसे यहां खर्च किए जाएंगे। इसमें 8 वर्षों में हाईवे, रेलवे, एयरवेज, वाटरवे, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के लिए यह प्रोजेक्ट है। तो देवघर झारखंड में इसका किया गया है। झारखंड की राजधानी कहां है? रांची। झारखंड की राजधानी है रांची, याद रखेंगे। और रांची का कर्क रेखा से बड़ा अच्छा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि झारखंड की राजधानी रांची जो है
या किस पर है, या कर्क रेखा पर ही है? तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन है, ये याद रखेंगे आप लोग। हेमंत सोरेन झारखंड के क्या है? मुख्यमंत्री। और यहां पे राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। रमेश बैस जो है यहां के राज्यपाल है, ये भी याद रखेंगे। झारखंड में छोटा नागपुर का पठारा जो मिनरल रिच है, कोयला लोहा इस सब का भंडार झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। हाल ही में रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में कौन राज्य शीर्ष पर है? देखो रर्बन मिशन का डेल्टा रैंकिंग आया है। रर्बन मिशन, इसको बोलते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसके नाम से रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुखर्जी रूरल और अर्बन, उसी को बना किया गया रर्बन। रूरल और अर्बन को मिलाकर क्या कहा गया है? रुर्बन। रूरल और अर्बन इसमें मिला दिया गया, रर्बन मिशन, इसी को लिखा गया है। और यह मिशन शुरू कब हुआ? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में शुरू हुआ था। तो इसका एक डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है इसके तहत, और इस बार इसमें शीर्ष पर है झारखंड। झारखंड इज द राइट आंसर। अभी मैंने झारखंड के बारे में बताया है। रर्बन मिशन के तहत झारखंड का शीर्ष स्थान है। ओवरऑल इसकी 8वीं रैंकिंग है। तो डेल्टा रैंकिंग जो ग्रामीण स्तर के क्लस्टर में जुड़ी डेल्टा रैंकिंग में 76.19 अंकों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान। 76.19 अंकों के साथ पूरे देश में पहला स्थान है। पूरे देश में पहला स्थान है ना? तो ये क्लस्टर रैंकिंग जो जारी की गई इसमें, जबकि सभी आंकड़ों को मिला दिया जाए तो इसकी रैंकिंग देश में 8वें स्थान पर आ जाती है। सभी आंकड़े को, ये किस में है? तो यह जुड़ी डेल्टा रैंकिंग ग्रामीण क्लस्टर के विकास से जुड़ी। ग्रामीण क्लस्टर अर्थात ग्रामीण क्लस्टर विकास, तो ग्रामीण क्लस्टर विकास से जुड़े बातों में 1 नंबर पर है। ओवरऑल इसकी 8वीं रैंकिंग है, याद रखेंगे। अगर इसमें देखा जाए कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर है पुडुचेरी और तीसरे नंबर पर है आसाम। दूसरे नंबर पुडुचेरी, तीसरे पर आसाम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इनामुल हक का निधन हुआ है, वो कौन थे? इनामुल हक का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये थे एक पुरातत्वविद। कौन है? पुरातत्वविद है, याद रखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद। तो इनका नाम है इनामुल हक, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो जो चर्चित व्यक्ति होते हैं उनके लिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि इनामुल हक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये किस प्रकार के पुरातत्वविद हैं, इनको क्यों पढ़ा जा रहा है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक ये क्या थे? बांग्लादेश के पूर्व, है ना, बांग्लादेश के संग्रहालय के, ऐसा क्या लिखेंगे? बांग्लादेश के संग्रहालय के, है ना, बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। एक तो बात ये, बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे। इनको 2017 में एकुशी पदक और 2020 में स्वाधीनता पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। खास बात यह है कि भारत सरकार पुरातत्व में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री दिया था। इनको भारत सरकार ने, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है, भारत सरकार ने 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इनामुल हक चर्चित हैं और पुरातत्वविद हैं, है ना। बांग्लादेश के राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पुरुष T20 क्रिकेट में 300 चौके लगाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं, है ना। अभी जो इंग्लैंड के साथ जो सीरीज हो रहा था, भारत ने जीता 2-1 से। तो 300 चौके लगाने वाले
पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 300 चौका लगा दिया रोहित शर्मा ने। किसने लगाया है? रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। इनके कुल हो गया है 301 चौके। पहले एशियाई बन गए, पहले भारतीय बन गए। इसको ये भी कह सकते हैं पहले भारतीय भी, पहले भारतीय या पहले एशियाई। एशिया की जितनी टीमें हैं उनमें भी पहले नंबर पर आ गए। इससे पहले एक हैं, इससे पहले जो है वो एक खिलाड़ी है जो इनसे ज्यादा चौके लगा चुका है। वो आयरलैंड का खिलाड़ी है जो इनसे ज्यादा चौके लगा चुका है ना। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ जो है ये काम किया था और इनके चौके की संख्या हो चुकी है 301। लेकिन इनसे पहले कौन कर चुका है ना? तो इनसे पहले कर चुका है, सूची में 1 नंबर पर है आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग, पहले स्थान पर। अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट रैंकिंग, पहले स्थान पर आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग, इनके चौकों की संख्या है 325, 324-25 इन्होंने चौके लगा दिए हैं। 325 चौके के साथ शीर्ष पर हैं। और दूसरे नंबर पर विराट कोहली, लेकिन एशिया और भारत में पहले नंबर पर। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पर कौन है? विराट कोहली थर्ड। इनके चौकों की संख्या है 298। तो इन्होंने विराट कोहली को ही अभी पीछे छोड़ा है। तो विराट कोहली के चौकों की संख्या है 298 के साथ तीसरे स्थान पर है, तो थर्ड रैंक हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अभी T20 श्रृंखला जो है भारत ने 2-1 से जीती है इंग्लैंड से, है ना। भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था। किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे। इसका उत्तर हो जाएगा द्वारका। बी इज द राइट आंसर, है ना। इसका बी सही जवाब होगा, पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में। क्या है ये, है ना। तो नितिन गडकरी ने इसकी जो है जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि यह विकसित किया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे को इस रूप में। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है, एक एक्सप्रेसवे जो गुरुग्राम और दिल्ली एक्सप्रेसवे है, उस एक्सप्रेसवे पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक दबाव है, भीड़ भाड़ है। तो इस ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम की सीधी कनेक्टिविटी, इसकी कनेक्टिविटी किससे की जा रही है? आराम से ध्यान रखेंगे, दिल्ली के, है ना। यह कनेक्टिविटी की जा रही है दिल्ली के द्वारका से गुरुग्राम, द्वारका से गुरुग्राम। किस लिए किया जा रहा है? तो जो गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे को भीड़ को कम करने के लिए, ट्रैफिक को कम करने के लिए एक दूसरी एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है जो दिल्ली के द्वारका से चलेगी और गुरुग्राम तक साइड से, इसलिए बनाया जा रहा है। और इसको बनाया जा रहा है, एलिवेटेड बनाया जा रहा है शहरी एक्सप्रेसवे। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वारका। अभी बनेगा, अभी बना नहीं है, बनकर तैयार होगा। अगले साल तक 2023 में उद्घाटन हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीता? प्रश्न पढ़ लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते हैं टोटल 22 पदक। कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। और इन 22 पदकों में देखो कितने गोल्ड, 4 गोल्ड है ना, 9 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। ये क्रम याद रख लेना कुश्ती चैंपियनशिप में। और इसके साथ इसका दूसरी रैंक है। कौन सी रैंक है? टोटल में दूसरे नंबर पर है ये एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में। महिला भी दूसरे नंबर पर, पुरुष टीम भी दूसरे नंबर पर, ओवरऑल सारे दूसरे नंबर पर हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 गोल्ड, 9 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे रैंक, टोटल 22 पदक जीता है। किसमें? एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में, है ना।
4 गोल्ड। तो इसके बारे में, अब ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई कहां है ना, जो ये जीता है। तो यह इसका आयोजन हुआ है मनामा, बहरीन की राजधानी है। अब ये ध्यान रखिएगा, अब यहां पे इंफॉर्मेशन हो जाएगा आयोजन कहां हुआ। एक प्रश्न ये हो जाएगा कि एशिया का अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ। तो आयोजन हुआ है मनामा, बहरीन। एक खाड़ी देश है, फारस की खाड़ी में है ये मनामा बहरीन, वहां इसका आयोजन हुआ है। तो आयोजन मनामा बहरीन में, एक प्रश्न तो ये हो जाएगा। शानदार प्रदर्शन किया भारत ने। स्वर्ण पदकों में अगर हम बात करें, पुरुष और महिला कुश्ती दोनों में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है। स्वर्ण पदक जीता प्रियंका ने, एरजू ने, अंतिम और सुजीत। प्रियंका, एरजू, अंतिम, सुजीत, 4 लोगों ने जीता है स्वर्ण पदक। तो ध्यान रखिएगा, आयोजन मनामा बहरीन, भारतीय एशियाई अंडर 20 कुश्ती में इतने पदक भारत ने जीते 22, है ना। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में गिजोम शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? गिजोम शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जब बने थे डी गुकेश। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? डी गुकेश। 12 साल कुछ महीने में ही इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब ले लिया था। तो डी गुकेश, तो यह गिनोज शतरंज मास्टर्स जो है किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। और डी गुकेश भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। तो 1 नंबर पर है 8 अंकों के साथ, और इन्होंने गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता है। ब्राजील के ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर फियर दूसरे स्थान पर है। ये रहे पहले स्थान पर, सेकंड स्थान पर अलेक्जेंडर, सेकंड स्थान पर ब्राजील के जो है अलेक्जेंडर फियर, अलेक्जेंडर फियर रहे हैं, है ना। ये दूसरे स्थान पर, इनके 6.5 अंक थे और डी गुकेश के 8 अंक थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहले नंबर, दूसरे अर्थात जो पहले नंबर पे उसी ने जीता, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह इन्होंने यह जीत लिया, क्या? गिजोन शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट जीत लिया है। इसके पहले यह टूर्नामेंट किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद, कृष्णन शशिकरण, पी हरिकृष्णा, विदित जो है ना, बी अधिबान, और अब डी गुकेश ऐसा करने वाले भारतीय बन गए। तो ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें भारत के, एक प्रश्न यहां देख लीजिए, भारत के 74वें, सबसे लेटेस्ट है, 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें और सबसे लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, 12 साल कुछ महीने में ही इन्होंने जीता था। तो ये गिजोन शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट भी डी, ये मुकेश नहीं है, ये गुकेश है ना। इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, डी मुकेश नहीं, इसको करेंगे डी गुकेश, है ना। ये मुकेश नहीं होता, डी गुकेश, है ना। सभी लोग याद रखेंगे, ये डी गुकेश है। हाल ही में नासा के किस टेलीस्कोप से ली गई 13 खरब वर्ष पुरानी 13 खरब वर्ष पुरानी प्रारंभिक ब्रह्मांड की छवि ली गई है ना। जब प्रारंभिक ब्रह्मांड बना था 13 वर्ष पुराने, तब की जो है छवि जारी की गई है। ध्यान रखेंगे, 13 खरब वर्ष, अरब भी नहीं, खरब वर्ष, है ना। 13 अरब के बाद खरब होता है, खरब वर्ष पुरानी किससे लिया गया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये इसीलिए भेजा ही गया है, नासा का है ये टेलीस्कोप किसका है? नासा का। और नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को ब्रह्मांड भेजा गया है, वापस नहीं आएगा।
और ये लंबे समय तक ब्रह्मांड में घूमकर एक छवि भेजते रहेगा और ब्रह्मांड की जानकारी देते रहेगा। तो अभी 13 खरब वर्ष पुरानी ब्रह्मांड की एक छवि जारी की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, है ना। प्रारंभिक ब्रह्मांड, जब शुरू में ब्रह्मांड की रचना हुई थी, मतलब ब्रह्मांड बना था, तब के बारे में। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से या रंगीन छवि जारी की गई है। अगर आप इसको देखेंगे तो आराम से जो है दुनिया भर के फोटो, बहुत सारे फोटोज ये जो है गूगल पे और अन्य जगहों पर इसके लिए दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, पूछा नहीं जा सकता, पूछा ही जाएगा, है ना, जो इतनी पुरानी है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप हब्बल दूरबीन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शक्तिशाली, हब्बल टेलीस्कोप के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेबल जो है ना, ये टेलीस्कोप है। इसी से एक पूरी प्रारंभिक ब्रह्मांड की छवि जारी की गई है नासा के द्वारा। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है वो है वाशिंगटन डीसी में। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। प्रारंभिक ब्रह्मांड की छवि जारी हुई है। किस भारतीय ने दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? मिसेज, देखो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, ये भी एक सौंदर्य प्रतियोगिता है ना। दक्षिण को कहां आयोजन हुआ था इसका? दक्षिण कोरिया में आयोजन हुआ था। और किसने जीता है? पल्लवी सिंह। किसने जीता है? पल्लवी सिंह। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, पल्लवी सिंह ने यह प्रतियोगिता जीत लिया है। साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के ये ओसू शहर में, कहां हुआ था ये? दक्षिण कोरिया के एओसू, कौन से शहर में हुआ था? एओसू शहर में आयोजित, एओसू शहर में आयोजित, एओसू शहर में इसका आयोजन हुआ था, याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। और पल्लवी सिंह ने प्रतियोगिता जीत लिया। तो इस तरह, और यह प्रतियोगिता में जो है 110 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? इसमें 110 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। भाग लिया, है ना। लेकिन इसमें जीत हासिल भारत की पल्लवी सिंह ने इसको जीत लिया, इस प्रतियोगिता को। पल्लवी सिंह 2020 में जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया के खिताब भी जीत चुके हैं। पल्लवी सिंह 2020 में मिसेज इंडिया रह चुकी हैं, मिसेज इंडिया रह चुकी हैं, है ना, जो जयपुर में आयोजित हुआ था। तो मिसेज इंडिया भी रह चुके हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2021 में दिल्ली में आयोजित एशिया स्तरीय प्रतियोगिता मिसेज इंडो एशिया यूनिवर्स का खिताब भी जीता 2021 में। तो ये इनके साथ बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। तो ये पल्लवी सिंह ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन खिताब जीता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां है भाई? ये भी हम बात कर लेते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और इसके राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी एक अग्रणी देश है। सैमसंग इसी देश की कंपनी है। सैमसंग दक्षिण कोरिया कंपनी है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को डिवाइड करने वाली, बिल्कुल उसकी सीमा रेखा बनाने वाली जो अक्षांश रेखा है उसको बोला जाता है 38 डिग्री पैरेलल या 38 डिग्री की अक्षांश रेखा। बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कौन सा है? मलेशिया मास्टर्स 2022। ये किस प्रकार का खिताब है? मलेशिया पेट्रोनास मलेशिया ओपन 2022 भी कहते हैं। इसका पुरुष एकल मैंने बताया था, और इसका महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब जीता है रैचानाक इथानान ने। मैंने ये बताया भी था, पिछले करंट अफेयर्स अपने देखा होगा। रैचानाक इथानान थाईलैंड की है, इन्होंने यह जीता है प्रतियोगिता। महिला एकल खिताब रैचानाक इथानान जो थाईलैंड के हैं, इन्होंने जीता, है ना। तो याद रखेंगे, मलेशिया के एक सियाटा एरिना कुआलालंपुर में इसका आयोजित हुआ था। आयोजन कहां हुआ?
आयोजन देख लीजिए कहां हुआ, है ना। आयोजन जो है कुआलालंपुर में, और कौन से में हुआ, एक्सियाटा एरिना, एक्सियाटा एरिना, और ये कहां है, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, है ना, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो इसका यहां आयोजन हुआ। और महिला एकल रैचानाक। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब यहां पर जीता है, अगर हम देखें पुरुष एकल का, विक्टर एक्सेल्सन, ये भी लिख लेंगे यहां पर, पुरुष एकल। आप ये भी जानिए पुरुष एकल, पिछले वाले में मैंने बताया था, पुरुष एकल का विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने जीता है। और विक्टर एक्सेल्सन किस देश के हैं, तो विक्टर एक्सेल्सन जो है, एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं। ये जो है ये हैं डेनमार्क के, और डेनमार्क के खिलाड़ी ने, देखिए मलेशिया मास्टर्स 2022, या आप कह सकते हैं बैडमिंटन टूर्नामेंट ओपन मलेशिया मास्टर्स के खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता जो डेनमार्क के हैं, और महिला एकल के खिताब रैचानाक एथानान जो थाईलैंड के हैं, इन्होंने जीता है ना। तो इस तरह से, और ये इसका आयोजन मलेशिया में हुआ, एक्सियाटा एरिना कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यह आसियान का सदस्य देश है, मलेशिया संस्थापक सदस्य देश है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस पर और पढ़िएगा, बेहतर तरीके से तैयारी करिए, इसके सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।